उत्तर प्रदेश आयोग और वहाँ पे जो अशोक की लाट बनी होती है, जब उसके आगे आप खुद की फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं तो एक अलग ही गर्व की अनुभूति होती है कि यहाँ तक मैं सबसे पहले तो आपको पूरी वो जर्नी याद आने लगती है जहाँ से आपने स्टार्ट की थी। और जब आप वो फ़ोटो देखते हैं तो आपको एक, मैं उसको शब्दों में बयां शायद ना कर पाऊँ। मैंने फ़र्स्ट फेज़ में लगभग 89 क्वेश्चन मैंने श्योर शॉट मार दिए थे फर्स्ट टाइम में, कि मैं उसको बयां ही नहीं कर सकती हूँ। मेरा इंटरव्यू में भी शायद उसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि रहा है, या जो मैं आपको बता रही हूँ कि नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी है। तो इससे मेरा प्रीलिम्स में काफ़ी हद तक मदद मिली। तो सोचने का वक्त नहीं है, सोचने का वक्त नहीं, तो इसका मतलब है कि मल्टीपल रिवीजन से आप जो कोर पॉइंट्स होते हैं उनको आप अपने जहन में बसाएंगे। केमिकल जो भी ये सब फैक्टर्स काम करते हैं, इससे ये दूरी बहुत बड़ी हो जाती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए। मैं आज की वीडियो में हमारी खास मेहमान है एकता केसरवानी मैम। इनका 13 रैंक है यूपी पीसीएस में, ये डीएसपी बनी है। यूपीएससी के इन्होंने 2 अटैम्प्ट दिए और यूपी पीसीएस के इन्होंने 3 अटैम्प्ट दिए थे। तीसरे अटैम्प्ट में इनका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू पहली बार में ही क्वालिफाई हो गया। मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप यूपी में कहाँ से हैं? मैं यूपी में कानपुर नगर से हूँ। आपका मुखर्जी नगर कब आना हुआ था? आफ्टर 12th मैंने सोच लिया था कि मुझे सिविल्स की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन यूजी के फर्स्ट ईयर के बाद से मैंने ये चीज़ें दिल्ली आने की सोची थी और सेकेंड ईयर में मैं यहाँ पे आ गई थी। तो ऑनवर्ड्स 2018 के लास्ट में मैंने यहाँ पे दिल्ली में आई थी। आप फैमिली में सबसे बड़ी हैं या फिर छोटी हैं? मैं थर्ड गर्ल चाइल्ड हूँ अपने पेरेंट्स की। 2 मुझसे बड़ी बहनें हैं और एक छोटा भाई है मेरा। आपके पापा जी क्या करते हैं? पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है? मेरे परिवार में बिज़नेस फैमिली रही है हमेशा से, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं रहा है। तो मेरे फादर जो है वो बिजनेसमैन है और मेरी मॉम जो है वो होम मेकर है। क्या यूपी पीसीएस आपका बी प्लान था? जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करने शायद यहाँ पे आए थे, तो आपने ये बी प्लान में रखा था और इसमें आपको सफलता मिल गई, और क्या अभी भी यूपीएससी की तैयारी जारी रहेगी? जी, ये तो बिल्कुल सही बात है। मैंने यूपीएससी के लिए ही सोचा था सबसे पहले, लेकिन क्योंकि आपने जैसे बताया ये मेरे 2 प्री हुए नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि पहले एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी और एक जॉब सिक्योरिटी की ओर जाना चाहिए। तो यूपी पीसीएस मैंने इसी के लिए ऑप्ट किया था और अभी भी मेरा प्लान आगे का यूपीएससी के लिए रहेगा। यूपीएससी में आपका वैकल्पिक विषय आपने कौन सा सिलेक्ट किया था? मैंने हिंदी साहित्य को रखा है। एक सवाल मेरा आपसे और है, जैसे बहुत सारी लड़कियां होती हैं यूपीएससी की तैयारी करती हैं या फिर यूपी पीसीएस की, अगर एक बार में सफलता नहीं मिलती है तो वो निराश हो जाते हैं। आपने जैसे यूपीएससी के 2 अटैम्प्ट दिए, फिर यूपी पीसीएस के 3 दिए, आप रुके नहीं, हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए। मोटिवेशन ऐसा कहाँ से लाते थे कि कंटिन्यू लगे रहते थे? मोटिवेशन का जहाँ तक सवाल है तो मुझे लगता है जब आप जो चीज़ें सोचकर आपने दिल्ली में कदम रखा, क्योंकि हम जैसे लोगों के लिए आप इतना समझते होंगे, मुझे लगता है कि जो गर्ल्स हैं उनके लिए उनके घर को छोड़ना थोड़ा ज़्यादा टफ रहता है, खासकर नॉर्थ बेल्ट में ये देखा जाता है। तो आप जब कानपुर से निकल के आप दिल्ली आ रहे हैं, भले चाहे ये दूरी आपको किलोमीटर्स में कम लगे, लेकिन एक्चुअली में जो पीछे सोशल, इकोनॉमिकल जो भी ये सब फैक्टर्स काम करते हैं, इससे ये दूरी बहुत बड़ी हो जाती है। और जहाँ तक बात आपके एम की है, उससे तो मैंने अगर आपको बताया कि मैंने बचपन 12th के बाद एक जो मैच्योर माइंडसेट नहीं होता है बच्चों का, तो मुझे लगता है उसी ने मुझे प्रेरणा आज तक दे रखी है। और बीच में ऐसा नहीं है कि मेरा डिप्रेस्ड मोड आया नहीं था। मेरी जो सिस्टर है, बड़ी बहन, तो उन्होंने मुझे उसको समझाने की कोशिश की। जैसा कि मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगी कि जब मेरा सेकंड भी यूपीएससी में नहीं हुआ था प्री, तो मैंने उसकी ओर रुख किया था। पीएचडी, मेरा मन थोड़ा डाइवर्ट होने लगा था कि चलो जब कुछ नहीं मिल रहा है तो पीएचडी की ओर जाया जाए। एमए मैं कर रही थी हिंदी साहित्य से, तो मैंने ये सोचा था। और क्योंकि वीडियोज़ स्क्रॉल करने लगते हैं फिर आप अगर कुछ सोचते हैं, तो वो सोचने के साथ ही मेरी बड़ी बहन को ये पता चल गया था कि इसके मन में कुछ ऑप्शन आ रहा है। तो उन्होंने फिर मुझे इससे, आप ऐसा बोल सकते हैं कि इससे मुझे एक जो अपनी दिशा को ना भूलने की जो प्रेरणा दी है वो देने का काम किया। और उन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा ऑप्शंस आप रख लेंगे तो आप जो आपका डेडिकेशन है, जिस चीज़ के लिए आप आए थे, आप उससे भटक जाएंगे। तो यही चीज़ मेरी एक सबसे पहली रही है। और दूसरा जो मेरी माँ रही हैं, उन्होंने कभी ना हारने वाली जो स्पिरिट है वो शायद मुझे उन्हीं से विरासत में मिली है।
और बस ऐसे ही रहा है मेरा जो फैमिली का सपोर्ट, आप इसको सबसे बड़ा फैक्टर मान सकते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे हो रहा है, मुखर्जी नगर में ये किताबी रंग बिरंगी दुनिया कहा जाता है, यहाँ पे लाखों स्टूडेंट अपना सपना लेकर के आते हैं। आपको भी लगभग 3-4 साल लगे हैं, लगभग ज़्यादा ही लगे। आपने जो धैर्य रखा और जो साहस रखा वो तो काबिले तारीफ़ है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अब जो लड़कियाँ यहाँ पे आना चाहती हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगी, किन किन बातों का शुरुआत में ध्यान रखना चाहिए प्रीलिम्स के लिए यूपीपीसीएस के, और मेंस के लिए, और ऑप्शनल तो अब शायद हट गया है, तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए आप विस्तार से थोड़ा सा बताइए। और जब आप इंटरव्यू देने गए थे पहली बार तो कैसा फील हो रहा था उस दिन आपको? पहले मैं प्रीलिम्स से स्टार्ट करूँगी। जैसा कि मेरी अप्रोच हमेशा से रही है कि अगर आपने कोई भी बुक पढ़ी, कोई भी रेफरेंस बुक जो भी इसके लिए फेमस रहती हैं, लक्ष्मीकांत है या भी जो भी चीज़ें हैं, तो आप उससे जो चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी हैं। अब मैंने ये भी सुना है मार्केट में कि लक्ष्मीकांत तो अपने आप में ही नोट्स है, तो उसका क्या नोट्स बनाना, लेकिन मुझे लगता है मेरे लिए वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। जो 10 पेज का चैप्टर अगर जब तक मुझे 1 या 2 पेज में नहीं मिलता तो मैं उसको क्विक रिवीजन जो आप बोलते हैं, और बिना रिवीजन के, मल्टीपल रिवीजन के, मुझे नहीं लगता है कि श्योर शॉर्ट जो चीज़ें वहाँ पे प्रीलिम्स में जो मैटर करती हैं, जो आप समझते होंगे कि ये फेज़ वाइज चीज़ें अटेम्प्ट की जाती है जब प्री का आप पेपर सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि इस बार मेरा रहा यूपीपीसीएस में, तो मैंने फ़र्स्ट फेज़ में लगभग 89 क्वेश्चन मैंने श्योर शॉर्ट मार दिए थे फर्स्ट टाइम में। तो इससे आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि आपने अगर इतने क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट किए। अब मैंने जितनी भी टेस्ट सीरीज सॉल्व की उसमें मैंने ये देखा है कि जो मैं फ़र्स्ट फेज़ में लगाती हूँ उस पर मेरी एक्यूरेसी 80 to 85 या 90% तक भी आ जाती है, ये वेरी करता है। तो आप इसका मतलब इसलिए तो सजग हो ही गए कि मुझे ये तो गलत नहीं होने देना है। और ये कॉन्फिडेंस मुझे आया कैसे, जो मेरे नोट्स से मैंने उसका रिवीजन किया, जो मैं आपको बता रही हूँ कि नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी है। तो इससे मेरा प्रीलिम्स में काफ़ी हद तक मदद मिली, और प्रीलिम्स निकला तो फिर जो 3 महीने होते हैं मेंस के लिए, उसमें आपको कुछ भी हो जाए आप 1 हफ्ते का रेस्ट लीजिए, वो भी रेस्ट नहीं होना चाहिए। जो 1 2 3 4 आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका एक बार आप होल रिवीजन कर लीजिए, तब ताकि आप जब आंसर लिखने जाएं 8वें दिन या मान लीजिए कभी 10वें दिन, तो आपके पास एक तो क्वांटिटी में मटेरियल या कंटेंट रहेगा आंसर के फ्रेम करने के लिए, और दूसरा कि जो फ्लो ऑफ थॉट है आपका वो टूटेगा नहीं। तो और यहाँ से फिर एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना है जब आप एक बार रिवाइज़ कर चुके हैं, ताकि आपको खुद का एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। आपने एक बार पढ़ी चीज़ें, ये तो आप समझते हैं कि ये इसमें मेंस में भी सोचने का टाइम नहीं मिलता है। 7 से 8 मिनट में अगर आपको आंसर फ्रेम करने हैं, उसी में लिखना भी है, फ्रेम भी करना है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी सोचने का समय मिलेगा कि इस पर क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। स्टार्टिंग के आप 1-2 मिनट देते हैं उसको पूरा फ्रेमिंग करने में कि कितना मुझे लिखना है, कैसे जाना है, उसके बाद 5 मिनट के अंदर आपको लिखना रहता है। तो सोचने का वक्त नहीं है, सोचने का वक्त नहीं, तो इसका मतलब है कि मल्टीपल रिवीजन से आप जो कोर पॉइंट्स होते हैं उनको आप अपने जहन में बसाएंगे, और ये बसाने का एक ही रामबाण उपाय है, नोट्स अपने बनाना। तो सर मैंने ऐसे ही किया था, और मेंस में 3 चीज़ों को मैंने ध्यान रखा था। एक तो फ्रेमिंग पूरी अच्छे से होनी चाहिए, मतलब इंट्रो के साथ मेन बॉडी, और निष्कर्ष को ज़रूर ही करना है, उसको छोड़ नहीं सकते आप, भले ही चाहे आपके पास 5 मिनट में आंसर एक आपको पूरा करना है। और रही बात उसकी सेकेंड पॉइंट की, तो फ्रेमिंग आपकी हो गई है, तो आपकी ये दायित्व तो है कि आप इंट्रो अट्रैक्टिव बनाएं। इंट्रो को फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ लास्ट इंप्रेशन, सभी जानते हैं। उसकी वजह से आपकी जो चाहत है, मतलब एग्जामिनर की जो चाहत है, आंसर पूरा पढ़ेगा। और मेन पॉइंट्स में जो मेन बॉडी होती है उसमें बुलेट पॉइंट्स का मैंने यूज़ किया था, और डायग्राम्स के सेंस में आंसर को फ्रेम किया था। और रही बात इंट्रो की, तो पहले मेरे कंक्लूज़न में मेरा ये रहा था कि बिल्कुल एकदम जो जीवंत नहीं होते हैं कंक्लूजन्स, उस टाइप के कंक्लूजन्स आ रहे थे मेरे। तो फिर मैं सोच रही थी इसमें कर क्या सकते हैं इसको अच्छा बनाने के लिए। तो मैंने 1-2 लोगों के साथ डिस्कशन किया और टॉपर्स की कॉपी देखी, तो मुझे पता चला कि SDGs इसमें एक बढ़िया खेल निभा सकते हैं। तो SDGs को सबसे पहले मैंने तवज्जो दी अपने कंक्लूज़न के लिए, और दूसरा कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से वो चीज़ें क्या हो सकती हैं। और यूपी का जैसा कि पेपर है 5th and 6th, उसमें मैंने इंडिया के साथ साथ यूपी को प्रेफरेंस दी अपने कंक्लूज़न को कोट करने के लिए। तो यही रहा है। और जब आप इंटरव्यू देने गए होंगे तो उस दिन कैसा फील हो रहा था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा संघर्ष मेहनत करने के बाद आप लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, तो एक अलग ही खुशी होती है। आपको कैसा लग रहा था?
वहाँ जब मैंने वो, आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश आयोग और वहाँ पे जो अशोक की लाट बनी होती है, जब उसके आगे आप खुद की फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं तो एक अलग ही गर्व की अनुभूति होती है कि यहाँ तक मैं, सबसे पहले तो आपको पूरी वो जर्नी याद आने लगती है जहाँ से आपने स्टार्ट की थी। और जब आप वो फ़ोटो देखते हैं तो आपको एक, मैं उसको शब्दों में बयां शायद ना कर पाऊँ, लेकिन फिर ये रहता है कि वहाँ से हासिल करने वाली जो चाहत होती है इंटरव्यू को और बेहतर करने की। और मेरा तो एक और भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मेरे वो जब डॉक्यूमेंटेशन होता है वहाँ पे संजय श्रीनेश सर आए थे, यूपी पीसीएस के जो अध्यक्ष हैं अभी। तो उन्होंने इतनी अच्छी मोटिवेशनल स्पीच दी, उनसे मिलने का भी मौका मिला सबको, वरना इतना आसान नहीं है मुझे लगता है जहाँ तक। तो उन्होंने जो मोटिवेशन दिया मुझे, तो वो इतना अच्छा फील कराया वहाँ पे उन्होंने कि मैं उसको बयां ही नहीं कर सकती हूँ। मेरा इंटरव्यू में भी शायद उसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि रहा है, और यही सब चीज़ें रही हैं। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे बहुत सारी लड़कियां आज आपको देश भर की देख रही होंगी, जब आपने यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किया था तो अब क्या आपने सोचा था कि मैं डीएसपी बन जाऊंगी, और क्या आपने ये भी सोचा था 13 रैंक आ जाएगा? सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं, जब फर्स्ट जो भी 2 अटेम्प्ट्स रहे हैं मेरे यूपीएससी के और यूपी के भी, तो उसमें मेरा प्री नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं मैं हार गई थी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आप एक वो राम की शक्ति पूजा में एक कोट है कि वह एक और मन रहा राम का जो न थका, तो वो मन मेरा थकने को मान ही नहीं रहा था। तो यही इसी चीज़ों, ये जो मोटिवेशन फैक्टर आप कहते हैं ना, तो भले चाहे आप बाहरी तौर पर थक जाएं, हार जाएं, जब आपके पेरेंट्स आपको जगाने की कोशिश करते हैं, जब आपको वो चीज़ें याद आती हैं कि कभी मेरे लिए संभव ही नहीं था दिल्ली आना, और किस तरह से जद्दोजहद मेरे पेरेंट्स की रही है, मेरी बड़ी सिस्टर की रही है, और जो दोनों सिस्टर हैं उन दोनों ने मेरा साथ दिया है। हम लोग यहाँ पर फैमिली से दूर, तीनों बहनें, ये तो मेरे साथ एक पॉजिटिव पॉइंट रहा कि तीनों बहनें हम लोग साथ में थे। तो ये अच्छा, सब। तीनों सिस्टर एक साथ ही यहीं पर रहती थी क्या? जी जी वो लोग भी यूपीएससी की तैयारी करती थी जी क्या? जी तो ये उन सब में आपको पहले सफलता मिली है? जी जी, ये रहा है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे यूपीएससी की जब आप तैयारी करना शुरू आपने की थी तो आपको आईएएस बनना पसंद है या फिर आईपीएस या फिर आईआरएस? मुझे आईएएस और आईपीएस दोनों ही अच्छे लगते हैं। मेरा फर्स्ट, अगर मान लीजिए कभी मौका मिला, ये मैं अभी ट्राई भी कर रही हूँ इस चीज़ के लिए, तो मैं आईएएस को फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस आईपीएस को दूंगी। आपकी हॉबी क्या है, क्या आपको पसंद है? जब जब आप फ्री रहती होंगी या फिर ज़्यादा परेशान रहती होंगी कि इस बार नहीं हुआ, तब उस टाइम आप पढ़ते थे, कुछ डायरीज वगैरह लिखते थे, या फिर आपकी कुछ ऐसी हॉबी थी जो उस टाइम आपका ध्यान उधर चला जाता हो? मेरी हॉबी हमेशा से फ़िज़िकल ट्रेनिंग की रही है। जैसे कि यही यही पार्क रहा है जहाँ पे मैं आ जाती थी जब मन अशांत है, यहाँ पे रनिंग करने से या जॉगिंग करने से ये सब चीज़ें मुझे अफ़ेक्ट करती हैं। एक तो आपको एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है, मुझे लगता है कि फ़िज़िकल ट्रेनिंग एक अच्छा पार्ट होता है। और दूसरा, मैंने जब मेंस की मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी, उसी बीच मैंने मंडला आर्ट को बनाना शुरू किया था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग या बहुत ज़्यादा हाई क्लास तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ बेसिक चीज़ें मैंने स्टार्ट की थी। अच्छा, जब आप तीनों बहनें यहाँ पे तैयारी करने के लिए आए थे तो रिलेटिव और आसपास के लोग तो कुछ कहते होंगे, तो ऐसे कुछ ताने सुनने को मिलते थे कि अब लड़कियों की शादी कर दो या घर बुला लो, ऐसे कुछ आपके साथ हुए थे या नहीं? जैसा मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगी यहाँ पे कि मैं, क्योंकि थर्ड गर्ल चाइल्ड हूँ अपने फैमिली में, तो क्योंकि मेरे पेरेंट्स एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड हैं। मॉम तो मेरी इंटर तक ही उन्होंने की है उनकी एजुकेशन, लेकिन जो मेरे पापा जी हैं उन्होंने एमकॉम किया हुआ है। तो लोगों को फिर आप समझते हैं कि जो सामाजिक दबाव होता है, जिसमें लोग कहने लगते हैं कि अरे समझदार हो के भी ना समझ बनते हैं, इस टाइप की चीज़ें, और ओ फिर से लड़की हो गई, ऐसी सब चीज़ें आप समझते होंगे कि नॉर्थ बेल्ट में ये बहुत ज़्यादा व्यापक रूप में व्याप्त है कि लड़कियां एक बोझ हैं, या इनकी पढ़ाई पे पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, शादी में तो चीज़ें करनी ही पड़ती हैं, और शादी होके जब चले ही जाना है इनको तो। लेकिन इस सोच से मेरे पापा, और मेनली तो यहाँ पे मेरे चाचा जी का भी बड़ा रोल आता है। पापा और चाचा, क्योंकि हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक और सहज माहौल रहा है हमेशा से कि हमारे यहाँ सबको सुना जाता है। अगर पापा को हम लोग सुन रहे हैं तो वो हम लोगों को भी सुनते हैं। फिर हमारे यहाँ सही बताएं तो इतना समाज का लोड लेने वाली मानसिकता नहीं रही है, चाहे वो हमारे पापा हों चाहे चाचा।
अच्छा, तो इस तैयारी के दौरान आपके कोई यूपीएससी मेंटर रहे हों या फिर कोई ऐसा आपके सीनियर रहे हों जिन्होंने और आपको गाइड किया हो? जी सर, वो मैंने एक दो लोग हैं। एक तो सबसे पहले हमारे लोग का 5 लोगों का ग्रुप था जो फ्रेंड सर्कल होता है। तो उसमें से 3 लोगों का नहीं हुआ था प्री और 2 लोगों का हुआ था। तो फिर आगे की पढ़ाई जो मेंस का है प्रिपरेशन, वो हम दोनों ने मिलकर की थी। अब ये पेपर 5 और पेपर 6 में सबसे ज़्यादा दिखती है। आप जैसा समझते हैं, जब आपके पास नए सब्जेक्ट होते हैं, प्री के बाद ही आपको पता चला है। मतलब प्री के पहले पता था, लेकिन इंसान लग नहीं पाता है ना फिर, क्योंकि अभी आपको प्री के लिए डेडिकेशन होना है, डेडिकेटेड होना है वहाँ पे। तो इसीलिए मैं और मेरा दोस्त, उसने 5 और 6 पेपर का नोट्स बनाए थे मिलकर। और क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के नोट्स को अच्छी तरह से समझ सकते थे। वरना ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब नोट्स जिसके समझ सकते हैं उसी के साथ मिलकर आप बनाएं। इसके लिए हम लोगों ने एक पहले ट्राई ले लिया था कि एक टॉपिक वो अगर नोट्स बना रहा है, एक टॉपिक हम, तो दोनों लोग एक दूसरे का नोट्स वो करके कि क्या इसमें मिसिंग है और क्या और जोड़ा जाना चाहिए, ये बिल्कुल क्रॉस चेक करके ही हम लोग ने आगे की पूरी तैयारी 5 और 6 की थी। अच्छा। और इस बीच मैं आपको एक और नाम लेना चाहूँगी, पवन सर हैं एक। तो उन्होंने जो मेंस आंसर राइटिंग, उन्होंने पहले तो राइटिंग देखी हमारी, तो आंसर्स में उन्होंने कुछ क्रिएटिव चेंजेस करने के लिए बोला। उन्होंने कहा कंटेंट तो आपके पास खूब है, लेकिन अब आपके पास अगर कंटेंट है तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आप एक अच्छे वे में पेश करें, ताकि नंबर गेनिंग होना चाहिए। पूरा मामला तो नंबर का है। तो यहाँ पे मैं उनको कोट करूँगी। और एक रामहंस सर भी हैं जिन्होंने इसमें खूब मदद की है, हम दोनों की। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, रिजल्ट आने के बाद क्या आप अभी घर गई थी या अभी यहीं पे आप जाने वाली हैं? नहीं, मैं 23rd को, जैसे लास्ट लेट नाइट रिज़ल्ट आया था, आई थिंक 9 बज रहे थे। उसके बाद मैंने ये सोच लिया था कि मुझे घर ही जाना है पहले ही, तो मैं रात में ही 11-12 बजे के करीब बस से ही गई थी मैं घर, क्योंकि मुझे वो खुशी देखनी थी अपने पेरेंट्स की जिन्होंने मेरा आज तक सपोर्ट किया है। और मेरे पास वो चुटकी बजाकर एनीवेयर डोर नहीं था डोरेमोन का, वरना मैं वो खोल के ही अपने घर चली जाती। अच्छा, ये बताइए, आज आपको देश भर की कई लड़कियां देख रही होंगी, अब वीडियो के आखिरी में आप उनको क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे रहती हैं जिनको सफलता पहली बार में नहीं मिलती है, दूसरी बार में नहीं मिलती है, कई बार वो लोग काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप उनको स्पेशली क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं अगर आप दिल्ली आकर जा चुके हैं घर अपने, तो सबसे पहली बात आपको इस चीज़ के लिए अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। कम से कम मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिंग तो थे जिन्होंने मुझे इतना मौका दिया। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनके पेरेंट्स को कि आपने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। हालांकि ये चीज़ें और एक्सटेंड की जा सकती थी, क्योंकि जब बच्चा लगा होता है तो वही जान सकता है। आप, मुझे लगता है कि यहाँ पे एकेडमिक वाली सिचुएशन ख़त्म हो जाती है पूरी तरह से, जहाँ पे आपने मेहनत की और 90% 99% नंबर आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, लक पे भी चांस होता है, मुझे ऐसा लगता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि मेरे प्री अगर नहीं हुए तो थोड़ी बहुत उसमें लक की फैक्टर तो रहा ही होगा। आपका मीडियम क्या रहा था, इंग्लिश हिंदी? मेरा हिंदी मीडियम रहा है। तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले बताइए। जी, मैं गर्ल जो आप बता रहे हैं फीमेल कैंडिडेट्स का, तो आप उन चीज़ों को बेस बना के अपनी तैयारी को इन्हेंस कर सकती हैं। अगर आप वहाँ पे रहकर प्री निकाल सकती हैं, तो मुझे लगता है जो पेरेंट्स दिल्ली भेज सकते थे पहले, आपको फाउंडेशन के लिए भेजा होगा उन्होंने, तो फिर वो आपको मेंस की प्रिपरेशन के लिए ज़रूर भेजेंगे। अगर जो, और आपके ऊपर उन्होंने भरोसा किया ही होगा, तभी तो आपको दिल्ली भेजा था। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई सवाल पूछना भूल गए हैं एकता मैम से, तो आप प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट हमें लिख भेजिए, नेक्स्ट टाइम ज़रूर पूछेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। एक खूबसूरत और बहुत अच्छी बात यह है कि आज भी हम उसी पार्क में बैठे हैं जिसमें मैम सेलेक्ट होने से पहले भी बैठा करती थी, और इस पार्क के आसपास ही शायद आप रहते भी हैं। जी जी, काफ़ी साल तक आप रहे हैं शायद? जी मैंने 2 साल लगभग यहाँ पे निकाले हुए हैं। आज कैसा लग रहा है कि आप सिलेक्ट होने के बाद इस पार्क में फिर से बैठी हैं? आपका इंटरव्यू हो रहा है यहाँ पे। जी, मैंने ये सोचा नहीं था कि मुझे इसी पार्क में इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, लेकिन ये काफ़ी अच्छी फीलिंग है, क्योंकि मैं यहीं पे अपनी चीज़ें करती थी फिज़िकल, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं, जॉगिंग है, रनिंग है, ये सब मैंने किया हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर कोई यह देख पाए कि इस तरीके से लड़कियां भी यहाँ पे अपने गांव का, अपने माता पिता का, अपना नाम रोशन करती हैं। आज की वीडियो में इतना ही।